ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आपको एसएससी कैटेगरी में जाना है और वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे एसएससी कैटेगरी में तो आपको RK11 कोड का यूज करना है। अगर आप मेरी मेंटरशिप में अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हो और आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो यानी आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए यूज कोड RK11 एंड गेट द डिस्काउंट आल्सो। मैं बात करूं कि क्या क्या बैचेज अभी चल रहे हैं, तो अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच मैं चला रहा हूं PPCL जेईई के लिए, साथ ही साथ थ्योरी का बैच चल रहा है जिसमें भी मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं मैं। तो आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको थ्योरी का बैच, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच, नॉन टेक्निकल सारी चीजें आपको मिलती हैं। उसके अलावा और क्या क्या एडवांटेज है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देख सकते हो They have been tougher कि than the आपको थियरी, toughest क्वेश्चन times. प्रैक्टिस, नॉन टेक्निकल, क्विज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें Forming मिलती new हैं। networks उसके अलावा for आप मेरी better प्रोफाइल पे communication, जाके, ये मेरी प्रोफाइल है, helping to मेरी educate प्रोफाइल पे आप जाके and मुझे train फॉलो कर सकते a हो, whole मुझे new मैसेज कर सकते generation, हो अगर आपको बैच making वगैरह up से for रिलेटेड physical पूछना है, distance with या digital आप मेरी innovation. स्पेशल क्लासेस देखना ग्राहक चाहते की हो तो भी सेफ्टी देख के लिए सकते हो। हम लोग वीडियो मेरी कॉल स्पेशल पे मेरी यानी प्रोफाइल कि पर दूर से जाने ही के लिए सलाह आपको मशवरा एसएससी करने कैटेगरी में लगे जाके सर्च करना है और साथ राजकुमार में सिंह फोन 730, तो मेरी अपॉइंटमेंट भी लेने प्रोफाइल वहाँ लगे। पे आपको मिल जाएगी। सिस्टम वहाँ पे था आप जाके कि दुकान में फॉलो एक कर टाइम सकते पे हो मुझे। 2 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने तो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम कहानी। लोगों ने डिजिटल पेमेंट की भी सुविधाएं ग्राहक को दी। Not just cars, these superstars are repairing communities with training Good and evening. work opportunities. अगेन ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत सब है आप लड़के सभी वापस लोगों घर का। चले गए। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की, तो हम लोगों ने फिलहाल जो बेरोजगार है उनको मैकेनिक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ट्रेनिंग पास करते ही उनको हमारी वर्कशॉप में काम दे दिया। Our superstars might have different names, but in their heart, the mission remains the same. Coming together as one. अभी आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है? लेट मी चेक। सही हो गया है। वो डेस्कटॉप की ऑडियो भी कैप्चर कर रहा था, अब सही हो गया। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ओके, लेट्स स्टार्ट। अब सही है आवाज, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। आप सभी लोगों का स्वागत है। अरे वो डेस्कटॉप की आवाज भी ले रहा था, जो ऐड चल रहा था ना ऊपर, उस ऐड की भी आवाज ले रहा था। सुस्वागतम, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। कैसे हो आप लोग, कैसे हो? अब बोर्ड भी थोड़ा सा चमक रहा है और आवाज भी मेरी थोड़ी सी क्लियर है और लाउड है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं थायरिस्टर की, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। उस पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली बन सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का पार्ट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट तो ऐसे अपने आप में बहुत बड़ा है, मगर उसका एक छोटा सा हिस्सा है थायरिस्टर, जो कि इंपॉर्टेंट भी काफी है, उसी की चर्चा करेंगे। सामने दिख रहा है मुझे मोदी रोजगार दो। बिल्कुल, ये आपको मुहिम चलानी चाहिए और चला रहे हो, आप सही कर रहे हो, क्योंकि बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। वाजिद अंसारी बोल रहे हैं सर आपको देखने के लिए आंखें नम हो गई। वाजिद, इसीलिए तो मैं आज खड़ा हूं आपके सामने, मैं वापस आ गया हूं आप लोगों के सामने। रविकांत, आशुतोष, पवन, महेश, अखिलेश, तिलक, आशुतोष, खुशी, आलोक कुमार, एवरीवन, पवन कुमार, आप सभी लोगों का, पिंकू, राकेश, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आवाज अब सही है ना? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं कहानी।
बात करते हैं हम थायरिस्टर फैमिली की। थायरिस्टर एक परिवार है, थायरिस्टर एक परिवार है और इस परिवार में कई सारे मेंबर हैं। थायरिस्टर एक परिवार है जिसमें कई सारे मेंबर हैं और उस मेंबर की अगर मैं बात करूं तो उसका एक मेंबर है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसी का मेंबर है डायक, इसी का मेंबर है ट्रायक, इसी का मेंबर है GTO। बहुत सारे मेंबर है इसमें, SCR, डायक, ट्रायक, GTO, ये सब थायरिस्टर परिवार के हिस्से हैं, मेंबर हैं। लेकिन इस मेंबर में सबसे मशहूर जो है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, वो है आपका SCR, जिसको आप बोलते हो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ये इस परिवार का सबसे अहम हिस्सा है। यह इस परिवार में जेई की नौकरी करता है, इसलिए इस परिवार में इसको ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो अगर मैं बोलूं थायरिस्टर तो आप समझ सकते हो SCR, जबकि थायरिस्टर परिवार का एक सदस्य SCR है। बट कई बार थायरिस्टर को कहने के लिए हम SCR वर्ड यूज कर देते हैं या SCR को कहने के लिए हम थायरिस्टर वर्ड यूज कर देते हैं। तो अगर मैंने बोला SCR तो आप थायरिस्टर समझ सकते हो, या मैंने बोला थायरिस्टर तो आप SCR समझ सकते हो, जबकि SCR थायरिस्टर परिवार का एक सदस्य है। बट ये बहुत अहम सदस्य है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। तो मैं ज्यादा प्रकाश इसी पे डालूंगा, SCR पे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एक बार सवाल आया कि थायरिस्टर वर्ड डिराइव कहां से किया गया है, तो थायरिस्टर वर्ड जो डिराइव किया गया है थायरेट्रॉन ट्यूब से, थायरेट्रॉन ट्यूब से लिया गया है थायरिस्टर वर्ड। एक बार एग्जाम में पूछा गया थायरिस्टर वर्ड लिया कहां से गया है, तो थायरिस्टर वर्ड लिया गया है आपका थायरेट्रॉन ट्यूब से। कहां से? थायरेट्रॉन ट्यूब। सिद्धांत बोल रहे हैं लव यू सर, लव यू टू सिद्धांत। थायरेट्रॉन ट्यूब से लिया गया है। अब बात करता हूं मैं इसके मेंबर्स की। बाकी मेंबर्स के मैं थोड़े बहुत सिंबल की चर्चा करूंगा और थोड़ी बहुत चर्चा, ज्यादा चर्चा मैं SCR की करता हूं। तो मैं SCR को थायरिस्टर भी बार बार बोल सकता हूं, थायरिस्टर को मैं SCR बोल सकता हूं बार बार, क्योंकि ये बहुत मशहूर है। ठीक है, जैसे आप बोलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो उसका मतलब है राजकुमार सर, या राजकुमार सर बोलो तो मतलब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वैसे ही यहां पे थायरिस्टर मतलब SCR। सबसे पहला सवाल आता है कि SCR में कितने टर्मिनल होते हैं, तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ये वाला टर्मिनल है एनोड, ये वाला टर्मिनल है कैथोड। कैथोड को K से रिप्रेजेंट करते हैं, C से नहीं। और एक टर्मिनल है जिसको बोलते हैं गेट टर्मिनल। थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक है एनोड, एक है कैथोड और एक है गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल। थायरिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल। एनोड और कैथोड को बोलते हैं मेन टर्मिनल। एनोड और कैथोड को हम बोलते हैं मेन टर्मिनल या मुख्य टर्मिनल। और गेट को क्या नाम दिया गया है? गेट टर्मिनल को बोला गया है कंट्रोल टर्मिनल। कंट्रोल टर्मिनल बोला जाता है। तो गेट टर्मिनल को बोला जाता है कंट्रोल टर्मिनल और A और K को बोला जाता है मेन टर्मिनल। थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आता है, ये आप आगे देखो कि इसको कंट्रोल टर्मिनल क्यों बोलते हैं। कंट्रोल टर्मिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है आगे भी हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम गेट करंट देते हैं फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कम होता जाता है, या जैसे जैसे हम गेट करंट देते हैं हम कम वोल्टेज अप्लाई करके ही SCR को ऑन कर सकते हैं। तो गेट करंट दे करके हम इसको ऑन जल्दी कर सकते हैं या इसके ऑन करने के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए गेट को बोला जाता है कंट्रोल टर्मिनल। अगला सवाल है इसमें कितनी लेयर होती हैं, कितने जंक्शन होते हैं। तो अगर मैं इसके डायग्राम को बनाऊं तो इसमें देखो पहली लेयर होती है P, दूसरी N, फिर P और N, P N PN सवाल आता है चारों जो PN है कैसे कैसे होते हैं, PPNN या PNPP ऐसे कुछ कैसे होता है। तो P फिर N फिर P फिर N। कितनी लेयर है टोटल? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। 4 लेयर हैं। ये मान लीजिए आपका एनोड टर्मिनल, ये मान लीजिए आपका कैथोड टर्मिनल और यहां पे मान लीजिए लगा हुआ है गेट टर्मिनल। ऐसे लगा होता है एनोड, कैथोड और गेट। तो यहां पे लेयर कितनी है? 4 लेयर। देखो 1 2
3 4। जंक्शन कितने हैं? जंक्शन जहां पे 2 लेयर मिलती हैं वहां पे ही जंक्शन बनेगा। जंक्शन कहां बनेगा? जहां पे 2 लेयर मिलती हैं वहां पे जंक्शन बनता है। तो एक पी और एन यहां पे मिल रहे हैं, तो एक जंक्शन ये है, इसको नाम दे दिया J1। फिर N और P मिल रहे हैं, यहां पे एक जंक्शन ए बनेगा, इसको नाम दे दिया J2। P और N मिल रहे हैं, यहां पे एक जंक्शन बनेगा, इसको नाम दे दिया J3। तो J1, J2, J3 ये 3 जंक्शन हमारे पास हैं। तो थायरिस्टर एक 4 लेयर और 3 जंक्शन। थायरिस्टर में कितनी लेयर होती हैं? 4, और जंक्शन कितने होते हैं? 3। ये कहानी आपको याद रखनी है। देयर इज 4 लेयर एंड 3 जंक्शन। कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब सवाल आता है कि अगर हम थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर दें, फॉरवर्ड बायस का मतलब एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस कर दें तो क्या होगा? आइए चर्चा करते हैं। एक सवाल और आता है कि SCR कैसा स्विच है? अनकंट्रोल्ड स्विच है या कंट्रोल्ड या सेमी कंट्रोल्ड? तो SCR जो है इज ए सेमी कंट्रोल्ड स्विच। सेमी कंट्रोल्ड स्विच। डायोड कैसा स्विच है? डायोड, डायोड इज ए अनकंट्रोल्ड स्विच। डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच होता है। डायोड अनकंट्रोल्ड होता है, SCR सेमी कंट्रोल्ड होता है। सेमी कंट्रोल्ड कैसे? आपका कंट्रोल इसके ऑन करने पे है, ऑफ करने पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप गेट करंट दे करके इसको जल्दी ऑन कर सकते हो। यानी अगर आपने गेट करंट दिया तो आप इसको ऑन कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, आपके नियंत्रण में है, मगर इसको ऑफ करना आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इस साइड से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑन करने का प्रोसेस, मगर ऑफ करने के प्रोसेस में हमारा नियंत्रण इसके ऊपर नहीं है, मींस आधा नियंत्रण है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड स्विच। डायोड जो है अनकंट्रोल्ड स्विच है। डायोड भी एक स्विच है मगर अनकंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि डायोड को आपने अगर वोल्टेज दिया तो ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में है तो ऑन हो जाएगा, रिवर्स बायस में है तो ओपन हो जाएगा। डायोड को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। तो ये सब चीजें आप याद रखना। डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है और SCR क्या है? एक सेमी कंट्रोल्ड स्विच है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हमने क्या किया? एनोड को प्लस, कैथोड को माइनस। एनोड को प्लस, कैथोड को माइनस, मीन्स एक तरीके से फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया हमने। तो कौन कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा, हमें इसकी चर्चा करनी है। देखो, इफ A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू K, अगर एनोड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो देखो जरा, आंखों को खोल के जरा गौर से देखो। चिंटू कह रहा है सर गौर से देखने की चीज तो कुछ और है, हम यहां गौर से कैसे देखें? यहां गौर से नहीं देखोगे फिर वो चीज गौर से देखने वाली कभी मिलेगी भी नहीं। देखो इधर नालायक, एनोड को हमने क्या कर दिया? प्लस, इसको माइनस। प्लस का मतलब ऐसे जोड़ दिया, ऐसे प्लस और ये माइनस। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो कि एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब देखो जरा, हमें अगर ये चेक करना है कौन फॉरवर्ड बायस में होगा जंक्शन, कौन रिवर्स बायस में है, बस ये देखो, अगर P प्लस से है तो फॉरवर्ड बायस, N माइनस से है तो भी फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर कहीं P माइनस से जुड़ गया या N प्लस से जुड़ गया तो रिवर्स बायस। और जो जंक्शन बनता है रिवर्स फॉरवर्ड अल्टरनेट करके बनता है, इतना याद रखो आप। तो देखो यहां पे P प्लस से जुड़ा है, P प्लस से जुड़ा है तो ये जंक्शन कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस। J1 कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस। J1 आपका जो होगा मैं बना दे रहा हूं, PN एनोड, कैथोड,
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वाला जो जंक्शन होगा J1, ये P प्लस से जुड़ा है, तो ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो जंक्शन है N देखो नेगेटिव से है और P का पता नहीं किधर है, बट N नेगेटिव से है ना, तो N नेगेटिव से तो भी फॉरवर्ड बायस। भाई N अगर नेगेटिव पे होता तो कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो N नेगेटिव पे है तो ये जंक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड, बीच वाला क्या होगा, रिवर्स बायस। इसको J2 नाम दे दिया, इसको J3 नाम दे दिया, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड और रिवर्स अल्टरनेट चलते हैं, तो फॉरवर्ड है तो अगला रिवर्स बायस होगा। ठीक है भाई, अगर ये N निगेटिव पे जुड़ा हुआ है तो ये वाला फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये P प्लस से होगा, N माइनस से होगा। N माइनस से है, ये तो दिख रहा है ना सामने सामने, N माइनस से है तो इसका मतलब ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। P प्लस से है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में है। ये बीच वाला आपका रिवर्स बायस, वैसे याद रखना अल्टरनेट होता है, फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड। तो आपके आउटर टू जंक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में होंगे, द इनर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। सवाल आता है कि इफ एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, if anode is positive with respect to cathode, then the outer two junction is forward bias and the middle junction is reverse bias। यानी बाहर के दोनों जंक्शन जो होंगे वो फॉरवर्ड बायस में होंगे और जो भीतर वाला जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस में होगा। ये सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, ये सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। मेरे साथ शिवांग भी हैं, स्वागत है, रूपाली, राहुल, योगेश, रोहित, राजेश, विवेक, सुजीत, आप सभी लोगों का स्वागत है। एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव तो ऐसा है, और अगर कहानी रिवर्स कर दी हमने तो इफ A इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू K, यानी एनोड अगर नेगेटिव है कैथोड के रिस्पेक्ट में, यानी ऐसी कहानी अगर मैं कह दूं, ऐसे इसका डायग्राम मान लीजिए, ऐसे ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस का मतलब क्या, ये एनोड है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, क्या है, कैथोड प्लस है। तो यहां पे जो जंक्शन बनेगा J1, J2, J3 में कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स होगा। देखो P निगेटिव से कनेक्टेड है तो EDC तना आपने पढ़ रखा है कि अगर P निगेटिव से है तो उसका मतलब ये वाला जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस में होगा, तो J1 है रिवर्स बायस में। इस वाले जंक्शन की बात करें तो N पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N पॉजिटिव से है, इसका मतलब ये वाला जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स फॉरवर्ड अल्टरनेट चलते हैं तो याद रखो ये रिवर्स है, रिवर्स बीच वाला फॉरवर्ड, ये सब याद रखा करो, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं रहता है। रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स, इसका मतलब यह है कि अगर आपने थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस मतलब एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन द आउटर टू जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड एंड द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। द मिडिल जंक्शन, बीच वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, और किनारे किनारे के जो जंक्शन होंगे ये दोनों होंगे रिवर्स बायस। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे व्हाट इज लैचिंग करंट एंड व्हाट इज होल्डिंग करंट। आगे बढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं लैचिंग करंट की। लैचिंग करंट IL। लैचिंग करंट क्या होती है भाइयों और बहनों, क्या होती है लैचिंग करंट? अगर मैं थायरिस्टर को ऑन करना चाहूं, ऑन, तो क्या करना पड़ेगा? देखो
यहां मान लीजिए फॉरवर्ड बायस है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो यहां एनोड से कैथोड तक कुछ करंट फ्लो होती है। जो करंट एनोड से लेकर कैथोड तक जाती है उसको बोलते हैं एनोड करंट। जब आपने सप्लाई दिया तो एनोड से कैथोड की तरफ कुछ करंट जाती है, उस करंट को हम बोलते हैं क्या? उस करंट को हम बोलते हैं एनोड करंट। ये एनोड करंट जो इधर से इधर ऐसे जा रही है, मान लीजिए अगर उस एनोड करंट को बढ़ा बढ़ा के मैं एक फिक्स्ड वैल्यू तक पहुंचा दूं तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर एनोड करंट को जो इधर से इधर आ रही है, अगर मैं इसको बढ़ा बढ़ा के एक फिक्स्ड वैल्यू तक कर दूं तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। कब ऑन होगा? अगर एनोड करंट को बढ़ा के एक फिक्स्ड वैल्यू तक कर दूं तो वही फिक्स्ड वैल्यू बोली जाती है लैचिंग करंट। यानी if we keep increasing the anode current and if anode current becomes equal to latching current then thyristor becomes on। यानी लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट है, लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट है जिस पर थायरिस्टर ऑन हो जाता है। तो मैंने कहा मान लो लैचिंग करंट है 100 एम्पियर मान लीजिए, तो अगर बहने वाली एनोड करंट 80 एम्पियर होगी तो क्या थायरिस्टर ऑन होगा? नहीं। बहने वाली एनोड करंट 90 एम्पियर होगी तो थायरिस्टर ऑन होगा? नहीं। बहने वाली करंट 99 एम्पियर होगी तो थायरिस्टर ऑन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एनोड करंट अभी लैचिंग करंट से कम है। लेकिन अगर बहने वाले करंट को मैं 100 कर दूं तो अब एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर होगी, थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अब 100 से ज्यादा हर एक करंट के लिए, अब 100 से ज्यादा हर एक करंट के लिए थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो वो न्यूनतम करंट जिस पे थायरिस्टर ऑन हो जाता है दैट इज कॉल्ड लैचिंग करंट। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको मैं मार के पढ़ा के आपके नंबर को बढ़वा के एक पर्टिकुलर मार्क्स के बराबर पहुंचवा दूं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं आपको मार के पढ़वा करके आपके नंबर को बढ़वा करके एक पर्टिकुलर मार्क्स तक पहुंचा दूं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस पर्टिकुलर मार्क्स को बोलते हैं कट ऑफ मार्क्स। यानी कट ऑफ मार्क्स वो मिनिमम नंबर है जितना पाने के बाद आपकी लाइफ ऑन हो जाएगी। दैट कट ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड लैचिंग करंट। दैट कट ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट रिलेटेड है इसको ऑन करने से संबंधित। सो इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस। इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ SCR। ये SCR के ऑन करने से संबंधित है। दूसरा, इट इज मिनिमम करंट एट विच, इट इज मिनिमम एनोड करंट, it is minimum anode current at which thyristor becomes on। thyristor becomes on। यह वो न्यूनतम करंट है जिस पे थायरिस्टर ऑन हो जाता है। लैचिंग करंट टर्न ऑन करने से संबंधित है। बोलो पूर्णिमा राहुल, सिंपल मौर्य। सिंपल मौर्य है कि डिंपल मौर्य है? अरे दिख नहीं रहा है भाई, क्या नाम रखे हो? ऐसा नाम मत रखा करो कि मैं पढ़ न पाऊं। इट इज मिनिमम एनोड करंट एट विच थायरिस्टर बिकम्स ऑन। यह टर्न ऑन करने से संबंधित है। हमने कहा, मान लिया मैंने मैथमेटिकली समझाने के लिए कि लैचिंग करंट 100 एम्पियर है। इसका मतलब अगर आपकी एनोड करंट बढ़ के 100 एम्पियर तक पहुंच गई तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया तो मान लीजिए थायरिस्टर ऑन हो चुका है। अब अगर बहने वाली एनोड करंट 100 से थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो भी थायरिस्टर तुरंत ऑफ नहीं होगा। यह मत सोचना आप कि थायरिस्टर को ऑन करने के लिए अगर 100 एम्पियर करंट चाहिए थी और एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया, फिर मान लीजिए करंट 120 130 है,
तब तो ऑन ही रहेगा। अगर 120 से घट के करंट 100 से कम हो गई 98 99 तो तुरंत थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार ऑन करने के लिए हमें जो करंट देनी होती है वो लैचिंग करंट होती है। एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया तो अब थायरिस्टर ऑन बना ही रहे, तो जरूरी नहीं कि अब बहने वाली करंट लैचिंग करंट के बराबर ही हो। एक बार ऑन होने के बाद की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपने करंट को 100 से कम कर दिया, 90 कर दिया, तो भी थायरिस्टर अभी ऑन ही है। 85 कर दिया तो भी ऑन ही है। 80 कर दिया तो भी ऑन ही है। 75 कर दिया तो भी ऑन ही है। 70 किया तो भी ऑन है। 61 किया तो भी ऑन है। 60 जैसे किया तुरंत ऑफ हो गया थायरिस्टर। यानी अगर हमारी करंट इसमें एक बार ऑन हो चुका है थायरिस्टर 60 एंपियर या उससे ज्यादा है, तब तक थायरिस्टर ऑन रहेगा। लेकिन अगर कम होकर करंट 60 से भी कम हो गई तो थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक बार ऑन करने के लिए पहली बार इसको करंट जितनी देनी थी वो लैचिंग करंट के बराबर थी। अब एक बार अगर ऑन हो गया तो जरूरी नहीं है कि बहने वाले करंट लैचिंग करंट के बराबर रहेगी तभी ऑन रहेगा। लैचिंग से थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी तो भी काम चलेगा, थायरिस्टर ऑन ही रहेगा। लैचिंग से कम कर करके कितना कम करे कि अब उससे नीचे करने पर ऑफ हो जाए। तो मैंने कहा वो 60 एंपियर वैल्यू है कि 60 से नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा, 60 या 60 से ज्यादा रहेगी तो ऑन ही रहेगा। फिर 60 को बोलेंगे होल्डिंग करंट। क्या बोलेंगे? होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट वह मिनिमम करंट है जो रिक्वायर्ड होती है कब थायरिस्टर एक बार ऑन है तो वो ऑन बना रहे, टू मेंटेन द कंडक्शन। मैंने कह रहा हूं कि एक बार ऑफ है तो ऑफ से ऑन करने में 60 पे ऑन होगा, नहीं। ऑफ है तो ऑफ से ऑन करने में तो लैचिंग करंट के बराबर करंट चाहिए। लेकिन एक बार अगर थायरिस्टर ऑन हो गया तो लैचिंग करंट के बराबर करंट ना हो, उससे कम हो तो भी थायरिस्टर ऑन ही रहेगा और वो करंट 60 एंपियर हमने मान लिया। दिस इज होल्डिंग करंट। यानी अगर बहने वाली एनोड करंट एक बार थायरिस्टर ऑन है वो 60 एंपियर तक है या 60 से ज्यादा है तो थायरिस्टर ऑन ही रहेगा। 60 से कम हो जाएगी तो ऑफ हो जाएगा। यानी होल्डिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। यानी अगर ऑन है एससीआर और इसमें बहने वाली करंट होल्डिंग से कम हो गई तो एससीआर ऑफ हो जाएगा। तो होल्डिंग करंट क्या है? क्या है होल्डिंग करंट? IH it is related to turn off process of SCR। ठीक है। it is minimum current required to maintain the conduction once SCR is on। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार SCR ऑन है तो कंडक्शन मेंटेन करने के लिए या थायरिस्टर को ऑन बने रखने के लिए जो करंट चाहिए होती है होल्डिंग करंट। यानी होल्डिंग और लैचिंग में कौन ज्यादा और कौन कम होगा? होल्डिंग और लैचिंग में कौन ज्यादा और कौन कम होगा? लैचिंग करंट ज्यादा होगी। किससे? होल्डिंग करंट से। और देखो मैथमेटिकली भी तो दिख रहा है, लैचिंग करंट 100 है तो होल्डिंग करंट 60 मानी है मैंने। यानी होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट में कौन ज्यादा कौन कम होता है? तो लैचिंग करंट ज्यादा होती है किससे? होल्डिंग करंट से। लैचिंग करंट ज्यादा होती है किससे? होल्डिंग करंट से। जनरली आप देखोगे तो लैचिंग करंट 2 to 3 टाइम्स होती है। लैचिंग करंट 2 to 3 टाइम्स होती है होल्डिंग करंट की। जनरली लैचिंग करंट इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट।
इसको अगर मैं एक सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप पहली बार तैयारी करने आए हो जेई की और एसएससी जेई की आप तैयारी कर रहे हो, आपने पूरे साल भर हर दिन 12 घंटे की पढ़ाई की और आपके नंबर आए 170, आपने कट ऑफ क्लियर की और आपका सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए 12 घंटे आपने हर दिन पढ़ाई की, एक बार मान लीजिए कट ऑफ 170 गई मान लीजिए और आपने इस कट ऑफ को क्लियर कर लिया, लैचिंग करंट को क्रॉस कर लिया, तो आप ऑन हो गए, मींस आपका सिलेक्शन हो गया। एक बार सिलेक्शन हो गया लेकिन डिपार्टमेंट मान लीजिए आपको मनपसंद नहीं मिला, मान लीजिए आपको एमईएस मिला है या और कोई डिपार्टमेंट मिला है जिसमें आप खुश नहीं हो, आप चाहते हो आपको और डिपार्टमेंट मिले, मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी मिले, तो 12 घंटे आपने पढ़ाई की, आपको नंबर मिला 170, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप फिर अगली बार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो रैंक बेहतर करने के लिए, रैंक बेहतर करने के लिए, तो क्या बताओ अगली बार फिर हर दिन 12-12 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा? नहीं, आपने 12 घंटे एक साल पढ़ाई की है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर चुके हो, बस आपको कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी के लिए कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। तो अगर दूसरे साल आप 12 घंटे के बजाय 4-4 घंटे भी पढ़ोगे या 5-5 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन अगली बार हो जाएगा और बेहतर रैंक के साथ हो सकता है। तो ये नहीं जरूरी कि पहली बार 12 घंटा पढ़ा तो 170 नंबर आया तो फिर अगली साल हर दिन 12 घंटा पढ़ेंगे तभी 170 आएगा, नहीं, सिलेक्शन ही चाहिए। तो अगर एक साल आप पढ़ के 12 घंटा सिलेक्शन पा चुके हो तो अगले साल अगर आप 4-4 घंटे पढ़ते हो तो भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि अगले साल 1 ही घंटे पढ़ेंगे या 10 मिनट पढ़ेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं, हर साल जो अगली पीढ़ी आती है वो पिछली पीढ़ी से ज़्यादा स्मार्ट होती है। आपका जो जूनियर आएगा वो आपसे बेहतर होगा, आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, ये नेचुरल है। तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा 2-4 घंटे, तो 3-4 घंटे मिनिमम आप पढ़ते रहोगे तो आप इस मार्क्स को पा जाओगे। जो 3-4 घंटे मिनिमम है कि कम से कम कितना पढ़ते रहना पड़ेगा एक बार सिलेक्शन पाने के बाद, वो है आपकी होल्डिंग करंट। अगर आपने उस होल्डिंग करंट से कम पढ़ाई की तो फिर आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। बात आई समझ में? इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोरर हमारे साथ हैं दीपक कुमार, विपिल मिश्रा। थैंक यू सो मच इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोरर। तो बात समझ में आ रही है? लैचिंग और होल्डिंग करंट की कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो। लैचिंग और होल्डिंग करंट की कहानी समझ में आई? 100 आज पहुंच चुका है, सेंचुरी लग चुकी है, इस वक्त 100 लोग देख रहे हैं मुझे रात के 10:45 पे। ठीक है, सुभाष मैसेज किया है तो मैं रात में जवाब देता हूं या कल तक, ठीक है। लखन ओझा बोल रहे हैं क्या क्या पढ़ें जेई के लिए। जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो लास्ट के 10 मिनट में मैं बातें करूंगा आप लोगों से कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या भी चीजें, क्या क्या चीजें और हैं, ठीक है। तो लैचिंग और होल्डिंग करंट समझ में आया? लैचिंग करंट है कि अगर थायरिस्टर को ऑन करना है और थायरिस्टर ऑफ है तो उसमें गुजरने वाली एनोड करंट को बढ़ा बढ़ा के कितना कर दें कि थायरिस्टर ऑन हो जाए। तो अगर थायरिस्टर को ऑफ से ऑन करना है तो एनोड करंट को बढ़ा के आपको लैचिंग करंट के बराबर करना होगा तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। और एक बार अगर थायरिस्टर ऑन हो गया तो जरूरी नहीं है कि उसमें बहने वाली करंट अब लैचिंग करंट के बराबर रखोगे तभी ऑन रहेगा। लैचिंग से कम करंट अगर कर दोगे तो भी थायरिस्टर ऑन रहेगा, लेकिन कितना कम उसकी एक सीमा है। लैचिंग करंट को कम कर, मतलब करंट को लैचिंग से कम कर करके एक पर्टिकुलर करंट जाके दैट इज होल्डिंग करंट, उससे कम मत करना, उससे कम कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्लास रात के 12 बजे तक चलेगी, रात के 12 बजे तक। चिंटू घर आंटी पुलिस बुला लेगी। अरे सारी पुलिस इधर उधर बिजी है, कोई पुलिस नहीं आएगी। एबी डिविलियर्स भी हमारे साथ हैं। तो थायरिस्टर के ऑन करने से संबंधित करंट है लैचिंग
और ऑफ करने से संबंधित करंट है होल्डिंग। लैचिंग और होल्डिंग में ज्यादा कौन होता है? लैचिंग करंट ज्यादा होती है होल्डिंग करंट से, लगभग 2 से 3 गुना होती है लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से। अब हम बात करते हैं कि थायरिस्टर को ऑन कैसे किया जाए। थायरिस्टर को ऑन करने को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो ट्रिगर करना, ट्रिगरिंग द एससीआर। ट्रिगरिंग द एससीआर का मतलब है थायरिस्टर को ऑन करना। अब कैसे ऑन करेंगे? चिंटू कह रहे सर हमको भी ऑन कर दीजिए, हमको भी ट्रिगर कर दीजिए सर, हम बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं अंदर और बाहर से। नहीं चिंटू, हिम्मत और हौसला मत छोड़ना, लगे रहो, जिंदगी कुछ न कुछ देगी आपको भी। मेहनत जाया तो नहीं जाती है, तो कुछ न कुछ जिंदगी आपसे ले रही है, आपका समर्पण, आपका त्याग, तो कुछ न कुछ तो लौटाएगी। देखिए ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर, ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर का मतलब होता है एससीआर को ऑन करना, ऑन करना। इसमें कई सारे मेथड हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग के पहले मैं बात करता हूं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग की। पहला मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इस मेथड में क्या होता है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या करते हैं हम? जैसे मान लीजिए मेरे पास थायरिस्टर है, मेरे पास क्या है? एक थायरिस्टर, ये है P, ये है N, ये है P, P N, this is anode, this is cathode and this is gate। गेट को मैंने कोई करंट वगैरह नहीं दी, मैंने क्या किया? एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब देखो अगर प्लस से जो पॉजिटिव से जोड़ा तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। अब देखो जरा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इसमें बहने वाली करंट, इसमें बहने वाली एनोड करंट अगर लैचिंग करंट के बराबर होगी तभी तो एससीआर ऑन होगा। अब एनोड करंट अभी लैचिंग करंट के बराबर पहुंच ही नहीं पा रही है, तो मैंने क्या किया? मैंने इस वोल्टेज को नाम मैंने दे दिया, कुछ वोल्टेज का नाम दे दो मान लो। इस वोल्टेज को मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया। मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो इसमें बहने वाली एनोड करंट बढ़ेगी। मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो इसमें बहने वाली एनोड करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी। मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, करंट बढ़ती जा रही है, और करंट बढ़ते एक ऐसा वक्त आएगा जब इसमें बहने वाली करंट लैचिंग करंट के बराबर हो जाएगी और थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। तो जब इसमें बहने वाली एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हुई, जिस पे थायरिस्टर ऑन हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज कितना है उसको जरा देखो। उस वोल्टेज को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। यानी इस वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर लाके छोड़ दूं तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर इस वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूं और बढ़ाते बढ़ाते, जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, इस वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा ऐसा जिस पे थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्यों ऑन हुआ? क्योंकि इसमें बहने वाली एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो गई होगी। बस इस मेथड को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपने गेट को कुछ नहीं दिया, गेट करंट वगैरह नहीं दी, तो ये वोल्टेज बढ़ा के बहुत ज्यादा ले आना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके थायरिस्टर ऑन होगा। और उतना ज्यादा प्रैक्टिकल वोल्टेज अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, या उतना ज्यादा वोल्टेज लगाने से थायरिस्टर डैमेज भी हो सकता है। आपने हद कर दी कि चलो भाई ठीक है नहीं ऑन हो रहा, तो हम वोल्टेज ही बढ़ाते जाएंगे, किसी न किसी वोल्टेज पे तो ऑन होगा ही।
भाई ऑन तो हो सकता है, मगर बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर आप अप्लाई करोगे तो थायरिस्टर के डैमेज होने का भी खतरा बरकरार रहता है। इसलिए इस मेथड को, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग को, नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। बात आई समझ में क्या? If we increase supply voltage, supply मतलब वो वाला वोल्टेज, and at a particular voltage thyristor becomes on. That voltage at which thyristor becomes on is called forward voltage triggering. Forward breakover voltage is called forward breakover voltage. जिस वोल्टेज पे थायरिस्टर ऑन होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBO। ब्रेक ओवर वोल्टेज, यानी अगर यहां पे आपने वोल्टेज VBO के बराबर कर दिया तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। But this is not used. This method is generally not used. Because we have to apply a large voltage. And thyristor में डैमेज हो सकता है, थायरिस्टर में डैमेज ड्यू टू दिस हाई वोल्टेज। प्रीतम मेरे पास मैसेज करना, मैं बता दूंगा, ठीक है? मेरा नंबर आपके पास होगा तो आप मैसेज करना या कॉल कर लेना, ठीक है प्रीतम? विनय कुमार बोल रहे हैं सर चिंटू को समझ में नहीं आ रहा है। चिंटू को कहो छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई नहीं आ रहा है समझ में तो। विवेक यादव, हाँ जी विवेक बाबू, मैं इस वक्त प्रयागराज से हूं, बोल रहा हूं, प्रयागराज इलाहाबाद। और कौन कौन है? तो बात आई समझ में? जैसे मैंने ये कहा कि एक बच्चा तैयारी करके सिलेक्शन पाना चाहता है, मैंने उससे कहा ऐसा करो किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, जाओ पढ़ो। अब वो बेचारा पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे 6 घंटे PS बिमरा की बुक लेकर के पढ़ रहा है, नागराज कोठारी की बुक लेके पढ़ रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ रहा है जो है PS बिमरा की बुक से। PS बिमरा की बुक आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, तो PS बिमरा की बुक से पढ़ रहा है। मशीन पढ़ रहा है CL वाडवा PS बिमरा से या नागराज कोठारी से। पावर सिस्टम CL वाडवा की बुक से पढ़ रहा है। मैंने कहा तुम खुद सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन पाओ। अब जब आप किसी कंटेंट को सीखोगे बुक से, टिपिकल लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में होता है बुक में, तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा। चिंटू को मैंने कहा तुम पढ़ना बुक से, तुम्हें कोई कोचिंग कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी किसी टीचर की, या कोई ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियो भी नहीं देखनी है। तो चिंटू को मैंने छोड़ दिया और यही पढ़ के तुम्हें सिलेक्शन लेना है। चिंटू 12 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन लग रहा होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बुक से पढ़ के सीखने में। चिंटू 22-22 घंटा पढ़ रहा है, 22-22 घंटे चिंटू ने 6 महीना पढ़ाई की।
अब उस स्टेट पे वो पहुंच चुका है, कोई एग्जाम को क्रैक कर सकता है, लेकिन जब उस स्टेट पे पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि चिंटू पागल हो गया है, इसको पागल खाने में भर्ती कराओ। 22-22 घंटे कोई पढ़ेगा तो क्या होगा? तो चिंटू पढ़ के 22-22 घंटे बिना किसी कोचिंग के गाइडेंस के सिलेक्शन पा तो सकता है, लेकिन हो सकता है उसकी मानसिक हालत खराब हो जाए। तो दिस मेथड इज नॉट गुड। तो बेहतर क्या है कि यहां पे वोल्टेज तो बढ़ाओ, साथ साथ यहां से गेट करंट भी दो। गेट करंट अगर आप दोगे तो कम वोल्टेज लगा के ही आप थायरिस्टर को ऑन कर सकते हो। यानी आप किताब पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक, किसी टीचर की गाइडेंस में भी पढ़ो, कहीं कोचिंग आपने ले ली तो आपको बना बनाया मटेरियल मिलता है, आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, तो आपकी मेहनत घट जाएगी। जो 22 घंटे आप पढ़ते थे वो 8 घंटे पढ़ के भी आपका काम हो जाएगा। 8 घंटे पढ़ोगे, बाकी घंटे ऐश करोगे और फिर भी सिलेक्शन पा सकते हो आप। बोलो हाँ या ना। GS यादव, संतोष, राहुल, इलाहाबाद में सलोरी। देखो इधर, अब अगला मेथड जो हमारा है वो है गेट ट्रिगरिंग मेथड। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग एक मेथड है ट्रिगरिंग का, बट नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज जब तक आप नहीं दोगे तब तक थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। जब तक आप बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं दोगे तब तक थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। और बहुत ज्यादा वोल्टेज कैसे दे पाओगे आप? अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो थायरिस्टर हो सकता है बर्दाश्त ही ना कर पाए, डैमेज हो जाए। तो हमने क्या कहा, हमने सोचा कि वोल्टेज बढ़ाएं मगर एक हद से ज्यादा वोल्टेज ना बढ़ाना पड़े, तो उसके लिए हमने यहां से गेट करंट भी देना स्टार्ट किया। तो रिवर्स बायस यही तो होता है। देखो अगर आप प्लस माइनस देते हो तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में होता है, ये फॉरवर्ड में होता है, ये फॉरवर्ड में होता है। तो ये दोनों तो कंडक्शन का विरोध नहीं करेंगे, ये रिवर्स बायस है, इसी को थोड़ा सा बस अपोज करेगा ये। तो हमने अगर यहाँ पे गेट करंट दिया तो कुछ चार्ज कैरियर में यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो अब कम वोल्टेज लगा करके ही आप थायरिस्टर को ऑन कर सकते हो। तो गेट करंट देने से क्या होगा, आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी जिसपे ऑन हो रहा था, पहले मान लीजिए आपको 100 वोल्ट देना पड़ रहा था VPO, तब थायरिस्टर ऑन हो रहा था, लेकिन अगर आपने अब गेट करंट देना स्टार्ट किया तो कम वोल्टेज से ही ऑन हो जाएगा। मान लीजिए गेट करंट आपने कुछ भी नहीं दिया, 0, तो जो आपको वोल्टेज लगाना था कितना लगाना पड़ रहा था, 100 वोल्ट। आपने गेट करंट बढ़ा के कितना कर दिया, मान लीजिए 20 एम्पियर समझने के लिए, तो ये वोल्टेज घट के मान लीजिए हो गया आपका 90 वोल्ट। गेट करंट और आपने बढ़ा के 30 एम्पियर कर दिया, तो घट के हो गया मान लीजिए 75 वोल्ट। इसको और बढ़ा के आपने 50 एम्पियर कर दिया गेट करंट को, ये कितना हो गया 65 वोल्ट। मींस अगर आपने गेट करंट प्रोवाइड किया तो कम वोल्टेज अप्लाई करके ही आप थायरिस्टर को ऑन कर सकते हो। यानी अगर 50 एम्पियर की गेट करंट मैंने दे दी तो अब सिर्फ 65 वोल्टेज से लगा करके हम ऑन कर सकते हैं, जबकि अगर गेट करंट नहीं दोगे तो मुझे 100 वोल्ट यहां पे लगाना पड़ेगा, तब थायरिस्टर ऑन होगा। 100 वोल्ट हो सकता है डैमेज हो जाए। तो अगर आप गेट करंट बढ़ाते हो तो VBO यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे थायरिस्टर ऑन हो रहा था वो वोल्टेज घटेगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एज द गेट करंट इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस विद फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो जैसे जैसे गेट करंट बढ़ेगी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज घटेगा। विवेक यादव 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। बात आ रही समझ में? अगला मेथड है गेट ट्रिगरिंग, आइए देखते हैं।
हाँ संदीप बाबू, हाँ हाँ, वीबीओ को कम करने के लिए, यानी कम वीबीओ देख करके ही अगर मैं इसको ऑन करना चाहूं तो मुझे गेट करंट देनी पड़ेगी। वही है दूसरा मेथड इसको ऑन करने का, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। कि आप सेल्फ स्टडी भी करो और कहीं से कोचिंग भी लो, दोनों चीजें अगर रहेंगी तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोचिंग मस्ट है, ऐसे भी वीर हैं इतिहास में जो बिना कोचिंग के, बिना लाइट के पढ़ाई करके सिलेक्शन पा जाते हैं, मगर उतनी बड़ी इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो। दूसरा मेथड है आपका गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, हम गेट करंट देते हैं। देखो गेट ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, पहला तो दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड to turn on the SCR. To turn on the SCR, as the gate current increases, as the gate current increases, forward breakover voltage, forward breakover voltage decreases. Means with the help of gate current we can turn the SCR with a smaller value of VBO. With the help of gate current, with the help of gate current, we can turn on the SCR. We can turn on the SCR with a smaller value of VBO. स्टार्ट हो गया सुजीत प्रसाद, स्टार्ट हो गया है 16 फरवरी से। 16 फरवरी से देखो जरा इसको। विथ द हेल्प ऑफ गेट करंट वी कैन टर्न ऑन द एससीआर विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ वीबीओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है क्या, वो ऊपर लिखा भी है, एज गेट करंट इंक्रीजेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज वीबीओ, ब्रेक ओवर वोल्टेज डिक्रीजेस। लेकिन गेट करंट से लैचिंग करंट या एनोड करंट पे फर्क नहीं पड़ता है। गेट करंट हैज नो इफेक्ट ऑन एनोड करंट। भाई जो नंबर आपको लेके आना है, मान लीजिए कट ऑफ 170 लेके आना है, पहले आप खुद पढ़ रहे थे तो 170 ले आ रहे थे 22 घंटे। अब आप 22 घंटे ना पढ़ के केवल 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक टीचर की, एक कोचिंग की मेहनत भी जुड़ गई, तो अब आप 22 की बजाय 8 घंटे पढ़ के ही 170 नंबर ले आ रहे हो। नंबर नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि 170 नंबर तो ले ही आना है सिलेक्शन के लिए। तो अगर हम गेट करंट नहीं दे रहे थे तो वोल्टेज यहां ज्यादा देना पड़ रहा था, तो ज्यादा वोल्टेज दे रहे थे तब कहीं जाके एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो रही थी और एससीआर ऑन हो रहा था। अगर आपने ये गेट करंट दे दिया तो कम वोल्टेज ही दोगे, तभी आपकी एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो जाएगी और थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। मींस गेट करंट हैज नॉट एनी इफेक्ट ऑन एनोड करंट। बात समझ में आ रही है? गेट करंट का एनोड करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट करंट का फर्क केवल वीबीओ के ऊपर पड़ता है। अभी हम देखेंगे एससीआर इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस, वो सब अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। थायरिस्टर इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस। देखो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बहने वाली एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर होती है, थायरिस्टर ऑन हो जाता है। हमें वोल्टेज से मतलब नहीं, हमें मतलब है कुछ भी वोल्टेज दो, जिस वोल्टेज पे करंट बहने वाली एनोड करंट लैचिंग के बराबर होगी, थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। तो अगर बहने वाली एनोड करंट लैचिंग के बराबर हो गई तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा।
50 हर्ट्ज यादव जी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो कुछ पॉइंट्स वहां पे क्लियर करेंगे। इतना क्लियर है? अब हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुलायम यादव, जीएस यादव भी हमारे साथ हैं। तबरेज भी हमारे साथ हैं। मेरे पास मैसेज करना, आई विल टेल यू। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। अभी 1 घंटे और क्लास होगी। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, थायरिस्टर को अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आपके पास क्या तरीका है? एनोड को प्लस दे दो, कैथोड को माइनस दे दो, तो थायरिस्टर को आप ऑन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये फॉरवर्ड में होगा और ये रिवर्स में होगा। एक ही रिवर्स बायस वाला जंक्शन होगा, बाकी दो फॉरवर्ड बायस में होंगे। इसको ऑन करना आसान है। अगर आपने यहां नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, रिवर्स बायस में कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये नेगेटिव से हो गया, ये पॉजिटिव से हो गया, तो अब ये भी रिवर्स बायस में, ये भी रिवर्स बायस में, केवल ये फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी रिवर्स बायस वाले 2 जंक्शन हो गए। अब करंट को पास कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, तो आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप थायरिस्टर को ऑन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टर्न ऑन द एससीआर इफ एनोड इज connected to negative and cathode is connected to positive. एनोड अगर नेगेटिव से, कैथोड अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो थायरिस्टर को आप ऑन नहीं कर सकते, कभी नहीं। अगर एनोड पॉजिटिव से और कैथोड नेगेटिव से, तभी आप थायरिस्टर को ऑन कर सकते हो। मींस यू कैन नॉट टर्न ऑन द थायरिस्टर इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मींस ए नेगेटिव से और ए पॉजिटिव से। तो हम तभी ऑन कर पाएंगे जब ए प्लस से, माइनस से हो। उसी की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। देखो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर, बहुत गौर से और ध्यान से सुनना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चिंटू कह रहा है पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी क्या सर? अरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटा सा बच्चा है क्या कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगी? तबीयत ठीक है मेरी। कौन भाई? दिख नहीं रहा है मुझे आप लोगों का कमेंट। सुशांत कुमार हैं, बोल रहे हैं आप इतने दिन कहाँ थे सर, तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है सुशांत। न्यू ईयर का कमेंट आ रहा है, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम कब तक होगा? देखो कब तक होता है। राम सिंह बोल रहे हैं सर जी पाँव लागत बानी। नमस्कार हम राम सिंह। दिनेश बोल रहे हैं सर बाई डायरेक्शनल है ना? बाई डायरेक्शनल कैसे हो गया भाई? इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ है। नमन कुमार, इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोरर। अखिलेश ऑफिशियल भी हमारे साथ हैं। चलिए, टीवी थोड़ा सा आंखों से दूर लग गई, इसलिए देखने में दिक्कत हो रही है। अब बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे। चलिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है आपका थायरिस्टर। कितनी लेयर? 1 2 3 4 पी एन। ये है एनोड, ये है कैथोड, ये है गेट। अभी हमने कोई गेट करंट नहीं दिया। एनोड और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज लगाया, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज,
और इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, VBO वोल्टेज लगा के मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यह है आपका वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, और यह है आपकी एनोड करंट IA क्या है? एनोड करंट जो इसमें फ्लो होगी, एनोड करंट जो इसमें फ्लो होगी। VBO क्या है? एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज। नमस्ते लाला तेंदु, नमस्ते सतीश यादव, अनयराज, ऋषिकेश कुमार, विजय प्रकाश पटेल। देखो मैंने एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया। अभी वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं मगर थायरिस्टर ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहने वाली करंट जो है, इसमें बहने वाली करंट अभी लैचिंग करंट के बराबर नहीं पहुंची है। मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी थायरिस्टर ऑन नहीं हुआ है क्योंकि बहने वाली करंट लैचिंग करंट के बराबर नहीं है। लेकिन वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जब हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर पहुंचेंगे, मान लीजिए VBO, जैसे हम पहुंचे अब थायरिस्टर ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहने वाली करंट लैचिंग करंट के बराबर हो गई। जैसे एक बार थायरिस्टर ऑन हुआ, अब वोल्टेज आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, थायरिस्टर ऑन हो गया तो ग्राफ जंप मार के फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे। अब वोल्टेज थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। यानी ये है, शुरू में मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही, मेहनत कर रहे हो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार कट ऑफ नंबर को क्रॉस कर गए, आप सिलेक्शन पा गए, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करोगे। देखो यहां से यहां में इनपुट वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा, करंट तेजी के साथ बढ़ रही है। फिर कुछ भी थोड़ा सा भी करोगे ना, लोग कहेंगे अरे जय साहब जय साहब। ठीक है, ये जो करंट थोड़ी सी आपको दिख रही है कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट थोड़ी सी है, इसको लीकेज करंट बोल सकते हो आप। आइडियली ये 0 होनी चाहिए, इसको आप लीकेज करंट बोल सकते हो। ये करंट क्या है? लीकेज करंट। ये आइडियली 0 होगी आपकी, बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली हम मान लेते हैं कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मगर करंट नहीं बढ़ रही, करंट थोड़ी बहुत है, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट। VBO के बाद आप देखोगे तो अब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। ठीक है, अभी आपने कोई गेट करंट नहीं दिया है। गेट करंट अभी क्या है? IG। गेट करंट क्या है? 0। अभी कोई गेट करंट नहीं दिया है तो वोल्टेज आपको इतना देना पड़ा, वोल्टेज देना पड़ा, थायरिस्टर ऑन हुआ, फिर ग्राफ ऐसे होके जा रहा है। यानी अब यहां से देखोगे तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। अब लेकिन मैंने गेट करंट भी देना स्टार्ट किया। अब जब गेट करंट मैं दूंगा, मान लीजिए मैंने गेट करंट दिया थोड़ा सा, अब कम वोल्टेज से ही इसको ऑन कर लोगे आप। यानी वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रही, करंट बढ़ रही, करंट बढ़ रही है, एक कम वोल्टेज पे ही, मान लीजिए इस वोल्टेज का नाम हमने दे दिया VBO1, इस वोल्टेज पे ही थायरिस्टर ऑन हो गया और हमने गेट करंट कुछ दिया है। यानी ऐसे कहानी है, ऐसे ऐसे आया है और ये ग्राफ यहां पे चला गया। जो गेट करंट हमने दी उस करंट को हमने नाम दे दिया IG1। IG1 यानी ग्राफ ऐसे चल रहा है। अगर गेट करंट आपने दी होगी तो ग्राफ ऐसे होगा, नहीं दी होगी गेट करंट तो ग्राफ ऐसे होगा। सुजीत बोल रहे हैं मेरी ड्यूटी मॉर्निंग में 8 बजे, लेकिन आपकी क्लास भी जरूरी है। सो जाओ सुजीत, सो जाओ, ड्यूटी नहीं कर पाओगे वरना। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपने गेट करंट 0 थी, लेकिन 0 से कुछ दिया तो ब्रेक ओवर वोल्टेज घट गया। हमने और बढ़ाया गेट करंट को, फिर क्या होगा? और बढ़ाया तो ऐसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, गेट करंट और बढ़ा दिया है तो अब और जल्दी आपका ऑन हो जाएगा थायरिस्टर। इसी वोल्टेज पे VBO2 मान लीजिए, एक वोल्टेज का नाम दे दिया, इस वोल्टेज पे थायरिस्टर ऑन हो जाएगा और ऐसी कहानी होगी लाइक दिस। अब जो गेट करंट दिया उसको हमने नाम दे दिया IG2। IG2 ठीक है, यानी ऐसी कहानी है। यानी जितना ज्यादा गेट करंट दोगे
उतना कम वोल्टेज लगा करके ही थायरिस्टर को आप ऑन कर सकते हो। यानी एज द गेट करंट इंक्रीजेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज डिक्रीजेज। एज द गेट करंट इंक्रीजेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज डिक्रीजेज। पॉलिटेक्निक क्लासेज का कहना है सर लैचिंग और होल्डिंग करंट भी बता दीजिए। पढ़ा दिया है, वीडियो शुरू से देखना मिलेगा सब, ठीक है, इसी वीडियो में शुरू से पढ़ाया है। अब देखो, ये तो कहानी थी, आपने वोल्टेज बढ़ाया तो कब थायरिस्टर ऑन हुआ है। तो आप यहां पे ये देख सकते हो कि जैसे जैसे पहले फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कितना था, VBO, ये सबसे ज्यादा, उससे कम है कौन, ये देखो आप ऐसे कि जैसे जैसे गेट करंट बढ़ रही है, पहले गेट करंट कितनी थी मान लीजिए IG जो कि 0 था, उसके बाद IG1 इससे ज्यादा है, IG1 से ज्यादा गेट करंट क्या है, IG2। जैसे जैसे गेट करंट बढ़ा रहे हो क्या हो रहा है, गेट करंट पहले 0 थी, 0 से बढ़ा के कुछ किया IG1, फिर और बढ़ा के IG2 किया। जब गेट करंट 0 थी तो वोल्टेज कितना था, VBO। अब गेट करंट कुछ बढ़ा दिया तो वोल्टेज घट के VBO1 हो गया, और बढ़ाया गेट करंट तो वोल्टेज घट के VBO2 हो गया। यानी जैसे जैसे गेट करंट बढ़ाओगे फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज भी घटता जाएगा, VBO सबसे ज्यादा होगा, VBO1 और कम होगा, VBO2 और भी कम होगा। ये कहानी है। यानी इसका क्या मतलब है, एज द गेट करंट इंक्रीजेज, एज IG मीन्स गेट करंट इंक्रीजेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज डिक्रीजेज। एज IG इंक्रीजेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज डिक्रीजेज। ये तो कहानी थी फॉरवर्ड बायस में, यानी ये प्लस है या माइनस है। अगर आपने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया और आप सोच रहे हो कि ऑन हो जाए, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, इसको माइनस इसको प्लस करके, थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। इधर पॉजिटिव वोल्टेज, इधर वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाओगे, कितना भी बढ़ा लोगे थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। करंट थोड़ी सी है, वो लीकेज करंट है, आइडियली 0 होनी चाहिए, नहीं होगा। लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, थायरिस्टर नहीं ऑन हो सकता। मगर आप बढ़ा रहे हो वोल्टेज, हो सकता ऑन हो जाए, बढ़ा रहे हो, करंट थोड़ी बहुत है, लीकेज करंट है, आइडियली 0 होनी चाहिए, ऐसी कहानी चल रही है। और एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा VVR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसपे आपका थायरिस्टर झुलस जाएगा, जल जाएगा और आपका थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा। VBR यानी रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आपको पता नहीं था कि रिवर्स बायस में आप इसको ऑन नहीं कर सकते, आप अज्ञानी थे, अज्ञानता थी इस बात को लेकर के, तो आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन करंट थोड़ी बहुत है, दैट इज लीकेज करंट, आइडियली 0 होनी चाहिए। और अगर वोल्टेज आप बढ़ाते बढ़ाते रिवर्स बायस में VBR तक आ गए या उससे ज्यादा लेके चले गए, तो फिर आपका क्या होगा, थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा तो करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगी। कहीं आग वाग लग गई, डैमेज हो गया तो करंट बढ़ ही जाएगी, बट फिर यूज करने लायक रहेगा नहीं। बात आ रही समझ में? तो रिवर्स बायस में आप इसको ऑन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है रिवर्स बायस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम लगा सकते हैं थायरिस्टर के क्रॉस। तो रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज जो आप लगा सकते हो VBR तक लगा, VBR के पहले या वहां तक मान लो, उससे ज्यादा लगाओगे तो थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा। VBR क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज which you can apply in reverse bias। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है, जितना या उससे कम ही आप रिवर्स बायस में लगा सकते हो, उससे ज्यादा लगाओगे तो डैमेज हो जाएगा। सुजीत कुमार, रोहित गुप्ता, अभिनव सिंह, जो लोग होल्डिंग और लैचिंग करंट पूछ रहे हैं वीडियो शुरू से देखिएगा, ये वाली अब सब बताया शुरू में ही। 92 वाचिंग एंड लाइक इज 205। आई थिंक पहली ऐसी वीडियो है जिसपे लाइक 205 पहुंच गया। निखिल राज
देखो इधर, अब इस ग्राफ में आप 2-3 चीजें देख रहे हो। यहां से यहां तक ये जो मोड होता है उसको बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यहां से यहां तक जो मोड है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ऐसा क्यों बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है ये। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आप वोल्टेज तो अप्लाई कर रहे हो फॉरवर्ड बायस में, मगर करंट नहीं फ्लो हो पा रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी करंट है, दैट इज लीकेज करंट, आइडियली 0 मान सकते हैं। मींस अगर आप वीवीओ के पहले तक वोल्टेज अप्लाई करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, मगर थायरिस्टर ऑन नहीं है तो करंट ज्यादा बढ़ती नहीं है। यहां से यहां का जो रीजन है उसको बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। फॉरवर्ड बायस के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, यानी इस केस में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आप देखोगे तो वोल्टेज इज लार्ज, वोल्टेज इज लार्ज बट करंट इज वेरी स्मॉल। करंट बहुत कम होती है, लगभग लीकेज करंट के बराबर है, बहुत कम है। वोल्टेज इज वेरी लार्ज, द वोल्टेज अप्लाइड इज वेरी लार्ज बट करंट विच इज फ्लोइंग इज वेरी स्मॉल इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यहां से यहां तक का जो रीजन है ये, इसको बोल सकते हो आप फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो आप, ये जो रीजन है ये है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज हम लगाते हैं और करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। मींस थोड़ा सा वोल्टेज लगाओगे, देखो थोड़ा सा, यहां से यहां वोल्टेज थोड़ा सा तो बढ़ा, इसके कंपेरिजन में इतना बढ़ा है वोल्टेज, पर करंट ज्यादा बढ़ गई। तो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाओगे, करंट तेजी के साथ बढ़ेगी। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में क्या है कि वोल्टेज थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, वोल्टेज स्मॉल होता है मगर करंट जो होती है करंट इज लार्ज। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। और यहां से यहां का ये जो मोड होता है इसको बोला जाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हो लेकिन करंट नहीं बढ़ती है, थोड़ी बहुत करंट होती है, दैट इज लीकेज करंट। मगर ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। आप वोल्टेज रिवर्स बायस में बढ़ाते हो मगर करंट नहीं बढ़ती है, थोड़ी बहुत करंट होती है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज में क्या होता है? वोल्टेज तो काफी लार्ज होता है रिवर्स बायस में, मगर करंट जो होती है वेरी स्मॉल। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपीपीएससी जेईई वगैरह में भी। वोल्टेज इज वेरी लार्ज बट करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज लीकेज करंट। तो 3 मोड होते हैं एससीआर में। एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज दिया मगर करंट अभी बहुत कम है। दूसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड कि थोड़ा सा वोल्टेज देंगे लेकिन करंट तेजी के साथ बढ़ेगी। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं मगर करंट नहीं बढ़ रही है, बहुत थोड़ी सी है। रिवर्स कंडक्टिंग मोड नहीं होता है थायरिस्टर में। रिवर्स कंडक्टिंग मोड नहीं होता, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं कर सकता। रिवर्स कंडक्टिंग मोड नहीं होता इसमें, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं कर सकता। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ही होता है, रिवर्स कंडक्टिंग मोड नहीं होता है। सवाल आता है एससीआर वर्क्स इन हाउ मेनी मोड? एससीआर वर्क्स इन 3 मोड। एससीआर कितने मोड में काम करता है? या थायरिस्टर कितने मोड में? वर्क्स इन 3 मोड। एससीआर या थायरिस्टर 3 मोड में काम करता है। पहला है फॉरवर्ड, वो लिखा तो है, लिखने की जरूरत क्या है? पहला मोड है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, दूसरा है पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। 3 मोड में काम करता है। क्वेश्चन आता है किस मोड में कौन ज्यादा कौन कम होता है? तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वोल्टेज इज लार्ज बट करंट इज स्मॉल। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में वोल्टेज इज स्मॉल बट करंट इज लार्ज। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो होता है इसमें वोल्टेज लार्ज होता है मगर करंट स्मॉल होती है। तो क्वेश्चन आता है कि किस मोड में कौन ज्यादा, वोल्टेज भी ज्यादा करंट भी ज्यादा, या वोल्टेज भी कम करंट भी कम, या वोल्टेज ज्यादा करंट कम, क्या होता है? तो 3 मोड है, आपको याद रखना है। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? विशाल बोले सर पूरे लेक्चर का 3 पेन से नोट्स बनाया है, बढ़िया है।
सुमित बोल रहे न्यू बैच सर प्लीज। अभी जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करके पढ़ो, ठीक है। पुरानी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी, बाकी नया बैच तो एसएससी के एग्जाम के बाद ही आएगा। नया बैच एसएससी के एग्जाम के बाद आएगा अप्रैल 1 में। अभी थायरिस्टर पढ़ रहे हैं तो अभी थायरिस्टर पे ध्यान लगाओ, अभी थायरिस्टर ही कंप्लीट हो जाए, आज बहुत है तो आज थायरिस्टर की भी चर्चा करेंगे बस। दिनेश पटेल बोल रहे हैं इसमें लेयर कितना होता है। अरे दिनेश शुरू से देखो वीडियो, सब बताया है। तो कितने मोड? 3। किस मोड में वोल्टेज ज्यादा, किस में करंट ज्यादा, किस में वोल्टेज कम, क्या कम? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, वोल्टेज बहुत ज्यादा लगाओगे मगर करंट बहुत थोड़ी सी फ्लो करेगी, थोड़ी 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 थोड़ी। फॉरवर्ड कंडक्टिंग, थोड़े से वोल्टेज से ही बहुत तेजी से करंट बढ़ती है, वोल्टेज कम करंट ज्यादा। और ये है रिवर्स ब्लॉकिंग, वोल्टेज बहुत ज्यादा रिवर्स बायस में दोगे मगर करंट बहुत थोड़ी सी फ्लो करेगी, दैट इज लीकेज करंट। ठीक है, तो 3 मोड हैं, रिवर्स कंडक्टिंग मोड नहीं है। अब 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें इस पे। आर यू रेडी? 2-4 क्वेश्चन कर लें इस पे। हाँ बिल्कुल, इधर वोल्टेज रिवर्स ही होगा भाई। अगर ये प्लस से है, ये माइनस से है तो वो पॉजिटिव वाला है। अगर ये माइनस से मतलब ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और प्लस का मतलब बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। रिवर्स बायस का मतलब ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस ग्राफ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो अपने। 12 बजे तक चलेगी क्लास, रात के 12 बजे तक। सुमित कुमार सिंह का कहना है आप जादूगर हैं। क्या बात सुमित बाबू। पहला सवाल तो ये है कि इफ गेट करंट इज इंक्रीज्ड देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर गेट करंट को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या नन? बोलो क्या होगा? अगर हम गेट करंट को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? Dinesh Patel, everyone, as the gate current increases, what happens with forward breakover voltage? आंखों से देखो, गेट करंट इससे बढ़ के इतनी हुई, इससे बढ़ के इतनी हुई, जैसे बढ़ रही है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज घट रहा है। पहले ज्यादा था, अब कम से ही काम हो जाएगा, अब और कम से काम हो जाएगा। जितनी अच्छी कोचिंग करोगे उतनी कम मेहनत से आपका काम हो जाएगा। जितनी अच्छी कोचिंग उतनी कम मेहनत। As the gate current increases, forward breakover voltage decreases। पहला सवाल ये था। दूसरा, अगला सवाल है कि if gate current increases then एनोड करंट, अगर गेट करंट को मैं बढ़ाऊं तो एनोड करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी या नन? इन ए थायरिस्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट इज इंक्रीज्ड देन एनोड करंट विल।
हमने क्या कहा कि गेट करंट को मैंने बढ़ाया, तो बोलो एनोड करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम। जी हाँ, रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। गेट करंट को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, एनोड करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज चेंज होगा मगर एनोड करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोट पे मैं लिख दे रहा हूं, एनोड करंट is independent of anode current is independent of gate current। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, SCR behaves as a पहला यूनिडायरेक्शनल, दूसरा बाई डायरेक्शनल, तीसरा यूनिडायरेक्शनल स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच, तीसरा मैकेनिकल स्विच, और चौथा नन। SCR बिहेव्स एज ए यूनिडायरेक्शनल स्विच, बाई डायरेक्शनल या नन। SCR इज ए कैसा यूनि या बाई? यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल नहीं है ये। रिवर्स बायस में अगर आप करोगे, यानी एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव, तो आप इसको ऑन नहीं कर सकते, करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल है SCR। और अगला सवाल है आपका, नॉर्मल वे टू टर्न ऑन द SCR, टू टर्न ऑन द SCR इज, नॉर्मल वे क्या है SCR को ऑन करने का? पहला, बाई अप्लाइंग ब्रेक ओवर वोल्टेज, बाई अप्लाइंग ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। दूसरा, बाई एप्रोप्रिएट गेट करंट, एप्रोप्रिएट मीन्स प्रॉपर, सुटेबल, बाई एप्रोप्रिएट गेट करंट। और तीसरा है बाई एप्रोप्रिएट एनोड करंट। और चौथा है नन। Normal way to turn on the SCR is what? By appropriate gate current. Gate triggering से हम normally इसको on करते हैं. So the second method is most suitable. Normal way या best way to turn on the SCR is by giving gate current. Gate current देकर के आप इसको आसानी से on कर सकते हो।
अगला सवाल है SCR is a dot dot dot, पहला dot 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 triggered device. SCR is a dot 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 triggered device. पहला है वोल्टेज ट्रिगर्ड डिवाइस, दूसरा करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, तीसरा वोल्टेज एज वेल एज करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, और चौथा है नन। बोलो क्या होगा? SCR is a voltage triggered device, current triggered device, voltage as well as current triggered device। देखो SCR ट्रिगर कब होगा, ऑन कब होगा? देखो जब एनोड करंट बढ़ के लैचिंग करंट के बराबर पहुंच जाएगी तब SCR आपका ऑन होगा, उसके पहले SCR ऑन नहीं होगा। अब उस एनोड करंट को लैचिंग करंट तक पहुंचाने के लिए हमको कुछ इंतजाम करना पड़ा। हो सकता हमने VBO दिया हो सकता साथ साथ गेट करंट भी दिया हो, बट जो भी किया अंततः रिजल्ट एक होना चाहिए, तभी SCR ऑन होगा। क्या? अगर एनोड करंट बढ़ के लैचिंग के बराबर होगी तो इसलिए ये क्या है? करंट ट्रिगर्ड डिवाइस। क्योंकि SCR के ऑन होने की एक ही शर्त है, द एनोड करंट शुड बी इक्वल टू लैचिंग करंट, देन इट विल टर्न ऑन। अब उसको एनोड करंट को लैचिंग करंट के बराबर देने के लिए हम वोल्टेज भी बढ़ाते हैं, और जिस वोल्टेज पे प्रोसेस हो जाता है ऑन होने का, उसको भी एक नाम दे दिया गया फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। जैसे ये कहा जाए कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका सिलेक्शन हुआ ताकि क्योंकि आपके कट ऑफ में नंबर आए 170, तो सिलेक्शन कब हुआ? जब आप कट ऑफ क्रॉस करोगे। अगर आप ये कहते हो हम ज्यादा पढ़ेंगे इसलिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है। फाइनल मैटर ये करता है कि 170 नंबर आप ले आओगे तो सिलेक्शन होगा, यानी आप ऑन हो जाओगे। हाँ, अब 170 नंबर ले आने के लिए पढ़ना भी तो जरूरी था। तो आपका आंसर होगा करंट ट्रिगर्ड डिवाइस। SCR इज ए करंट ट्रिगर्ड डिवाइस। इट इज ए सेमी कंट्रोल्ड स्विच, यानी इसको ऑन तो हम कर सकते हैं, ऑफ करने पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगला है इन फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड व्हाट इज करेक्ट? फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में क्या होता है? वोल्टेज इज लार्ज, current is also large, voltage is small, current is also small, voltage is small, current is large, voltage is large, current is small। बोलो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में क्या होता है? फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाओगे लेकिन करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। वोल्टेज इज स्मॉल बट करंट इज लार्ज। वोल्टेज इज स्मॉल बट करंट इज लार्ज। एक सवाल आया कि SCR कितने मोड में काम करता है? तो SCR 3 मोड में काम करता है। चौथा मोड जिसमें काम नहीं करता वो है रिवर्स कंडक्टिंग मोड। रिवर्स कंडक्टिंग मोड में काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन SCR इज ऑफ करंट इन सर्किट इज पहला है एग्जैक्टली जीरो, दूसरा है स्मॉल लीकेज करंट,
स्मॉल लीकेज करंट, तीसरा है लार्ज लीकेज करंट, चौथा है नन। बोलो क्या होगा? व्हेन SCR इज ऑफ, करंट इन सर्किट इज, जब SCR ऑफ है उस वक्त सर्किट में कितनी करंट होगी? When SCR is off, current in circuit is small leakage current। जब SCR ऑफ भी है ना, देखो यहां से यहां तक भी SCR ऑन नहीं हुआ है, VBO तक पहुंचा है, जब तक नहीं तब तक ऑन नहीं हुआ है, उसके बाद ऑन हुआ है। तो VBO तक पहुंचने तक ऑन तो नहीं हुआ है, मगर थोड़ी बहुत करंट है, लीकेज करंट। आइडियली जीरो मान सकते हैं, मगर थोड़ी बहुत लीकेज करंट होगी, तो स्मॉल लीकेज करंट। और अगला सवाल है जो आपका जैकपॉट क्वेश्चन है, वो मैं आपको दे रहा हूं, द जैकपॉट क्वेश्चन फॉर टुडेज। बताओगे सही आंसर? देखो, टू ट्रांजिस्टर मॉडल of SCR can be obtained by पहला है bisecting the SCR vertically। बाइसेक्टिंग का मतलब तोड़ देना, बीच से अलग कर देना, दो हिस्से में तोड़ देना। बाइसेक्टिंग द SCR मिडल टू लेयर, बीच की दोनों लेयर जो हैं उनको बाइसेक्ट कर दो। और अगला है बाइसेक्टिंग द SCR हॉरिजेंटली। और चौथा है बाइसेक्टिंग द SCR टॉप टू एंड बॉटम टू। सर ये क्वेश्चन पूछा गया है? जी हाँ, UPPCL JEE में पूछा हुआ है। जिस बार एक ही बार 17 क्वेश्चन आया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, एक बार में ही 16 से 17 क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से धड़ाधड़ पूछा गया था, और चिंटू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से डरता था और बेहोश हो गया पेपर में। उस बार ये सवाल आया था कि ए 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा? रात के 11:42 हो रहे हैं, चिंटू को नींद आ रही है क्या? कहने का मतलब है कि 2 ट्रांजिस्टर को जोड़ने से SCR बनाया गया है, वो आपको बताना है। या SCR को हम क्या 2 ट्रांजिस्टर में तोड़ सकते हैं, या कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं पंशु पांडे ना। देखो,
हमारे पास एक थायरिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल क्या है इसका, ये P है ये N है, ये P है, N है, ये इसके एक PNP बना दो। देखो PNP बनाओ, PNP, एक PNP ट्रांजिस्टर लिया, मुझे ये बनाना है PNPN थायरिस्टर का। एक PNP ट्रांजिस्टर लिया और फिर एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, एक PNP ट्रांजिस्टर लिया, ठीक है, एक PNP ट्रांजिस्टर है और एक NPN ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर होता है ना PNP NPN। मैंने इन दोनों को मिला दिया इन दोनों को जोड़ दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। N को N से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवरलैप हो गया इसके ऊपर आके। इस P को P से मिलने में कोई दिक्कत नहीं आके ओवरलैप हो गया। ये ऐसे खिसका के इसके ऊपर चढ़ाया, इसको खिसका के इसके ऊपर चढ़ाया, तो ये इसके ऊपर खिसका तो यहां आ गया N, ये P यहां है, ये इसके ऊपर खिसक के आ गया N हो गया, ये इसके ऊपर खिसक के आया तो P हो गया, ये N बच गया नीचे तो N हो गया। यानी ये वाला N यहां है, ये वाला P यहां है, ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, PNPN। यानी 2 ट्रांजिस्टर को मिला करके एक थायरिस्टर बना है। ऐसी भी तो मान्यता है, ऐसी भी कल्पना हम कर सकते हैं। बात आ रही समझ में भाई? ये इसके ऊपर आके चढ़ गया तो एक N बन गया, ये P इसके ऊपर आके चढ़ गया तो एक A बन गया, बाकी ये P ऊपर वाला N नीचे। यानी 2 ट्रांजिस्टर लिया हमने, PNP और NPN, दोनों को मिक्स कर दिया तो ये बन गया। इसको बोल सकते हो आप 2 ट्रांजिस्टर मॉडल, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। यानी इसको जोड़ दिया तो आंसर क्या होगा कि 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR कैन बी ऑब्टेन्ड बाई बाइसेक्टिंग द SCR वर्टिकली। इसको इसे बीच से तोड़ के बनाओगे क्या? बीच से तोड़ के बनाओगे तब तो ऐसे बन जाएगा, PNPN आधा इधर, PNPN आधा इधर। इसको बीच से तोड़ के बनेगा क्या? नहीं। बाइसेक्टिंग द मिडिल 2 लेयर, हाँ मिडिल 2 लेयर को बाइसेक्ट करके हम बना सकते हैं। जैसे ये है मिडिल 2 लेयर, ये बाहर की लेयर, ये बाहर की लेयर, बीच की 2 लेयर ये है, इनको 2 पार्ट हमने बाइसेक्ट कर दिया, एक N इधर एक N इधर। इसको 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया, एक P इधर एक P इधर। देखो N तो 2 पार्ट में तोड़ दिया, NN, P को 2 पार्ट तोड़ दिया, PP। बाइसेक्टिंग मींस तोड़ देना, 2 हिस्से में तोड़ देना, द मिडिल 2 लेयर। यानी इन दोनों ट्रांजिस्टर को मिला के इसको बना दो, या इसको अगर आप 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हो तो ऐसे तोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे केवल पूरा बीचों बीच से नहीं तोड़ सकते हो। तो बाइसेक्टिंग द मिडिल 2 लेयर, ये है बाइसेक्टिंग द SCR हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली पूरा आप तोड़ थोड़ी सकते हो कि हाँ बीच से काट दिया, ऐसे ऊपर नीचे कर दिया, नहीं। क्या पूछ रहे हो पांडे जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ स्टार्ट तो हुआ है पांडे जी 50 हर्ट्ज के नाम से, स्टार्ट तो किया है। मेरे पास मैसेज करना, आई विल टेल यू, मैसेज करना मेरे पास। ठीक है, ये आया समझ में? एक सवाल और कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैकपॉट क्वेश्चन अगला वाला, करोगे सही? एक और जैकपॉट क्वेश्चन है, देखो
एनोड करंट थ्रू ए बताओ, एनोड करंट किसी एससीआर में दे रखी है, एनोड करंट दे रखी है कितनी, इन कंडक्टिंग एससीआर 10 एम्पियर, एंड इफ गेट करंट बिकम्स 1/4, गेट करंट को हमने क्या कर दिया 1/4 कर दिया, पहले का 1/4 कर दिया, देन व्हाट विल बी एनोड करंट। अब क्या होगी एनोड करंट, व्हाट विल बी एनोड करंट। यानी एनोड करंट पहले 10 थी, गेट करंट कुछ थी, अब हमने गेट करंट को 1/4 कर दिया, तो एनोड करंट कितनी हो जाएगी। बताओ, गेट करंट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करोगे एनोड करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेट करंट हैज नो इफेक्ट ऑन एनोड करंट। गेट करंट पहले कुछ थी, बाद में कुछ हो जाए, गेट करंट को चेंज करोगे तो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज चेंज होगा, मगर गेट करंट के चेंज करने से एनोड करंट नहीं बदलेगी। एनोड करंट पहले भी 10 थी और अब भी 10 होगी। और अगला क्वेश्चन जो है ये आपके यूपीपीसीएल जे एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, और देखते हैं आप दे पाते हो सही जवाब या नहीं। ध्यान लगा के करोगे तभी दे पाओगे आप सही, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन पूछा है आपके यूपीपीसीएल जेई में, ध्यान से सुनना। व्हाट इज मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड। व्हाट इज मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन thyristor in following circuit, ये है सर्किट आपका। इसका इंडक्टेंस दे रखा है 10 हेनरी। ये है आपका थायरिस्टर, ये बहने वाली करंट है एनोड करंट। ये जो वोल्टेज है Vs, दिस इज 100 वोल्ट, ठीक है। दे रखा है लैचिंग करंट जो है दैट इज 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। और 4 ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें, 10⁻⁻6 सेकेंड, 10⁻⁻4 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड, और D 10⁻, अगला है 2 सेकेंड। निकालो इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। What is minimum gate pulse width required to turn on the thyristor in following circuit? ये थायरिस्टर है, सप्लाई वोल्टेज इंडक्टर है। मिनिमम गेट पल्स विड्थ, और ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। इसका मतलब क्या है, मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड का मतलब
गेट पल्स विड्थ का मतलब मिनिमम कितने टाइम तक गेट करंट आपको देनी है, मिनिमम कितने टाइम तक गेट करंट आपको देनी है जिससे थायरिस्टर को ऑन किया जा सके। मिनिमम कितने टाइम तक, मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड मींस न्यूनतम कितने समय तक गेट करंट मैं दूं कि थायरिस्टर ऑन हो जाए। बताइए सभी लोग अपना दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और आंसर बताओ इसका। एवरीवन घनश्याम प्रसाद, ब्रिजेश कुमार, रवि सिंह, सबा, मोहम्मद शाहनवाज, राहुल आनंद, सबका आंसर बी आया। देखो कैसे करेंगे। व्हाट इज मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड what is minimum gate pulse width required to turn on the SCR in following circuit। IL दे रखा है, लैचिंग करंट इतना। अगर इसमें बहने वाली एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर होगी तभी तो SCR होगा ऑन। अगर एनोड करंट बढ़ बढ़ के लैचिंग करंट के बराबर होगी तभी तो SCR ऑन होगा। यानी क्या लिखा है, टू टर्न ऑन द थायरिस्टर, यानी अगर आप थायरिस्टर को जस्ट टर्न ऑन ही करना चाहते हो तो IA बराबर IL होना चाहिए। एनोड करंट किसके बराबर होनी चाहिए, लैचिंग करंट के बराबर। और जब थायरिस्टर ऑन हो जाएगा फिर तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बर्ताव करेगा ऐसे, और जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो करंट जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट के बराबर होनी चाहिए क्योंकि थायरिस्टर ऑन हो चुका है। थायरिस्टर ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट। अब देखो ये वोल्टेज कितना है 100, तो इसका ये वोल्टेज कितना होगा 100, तो इस इंडक्टर का वोल्टेज 100 होगा, बराबर किसके होगा VS के। तो इसका VS जो होगा इसके बराबर होगा, यानी 100 वोल्ट, ये वोल्टेज इसके होगा बराबर क्या होगा, इसका इंडक्टेंस कितना है L, इसमें जाने वाली करंट क्या है dIA/dt। ये 100 है, या इसको VS लिख दो, दिक्कत क्या है, VS लिख दो 100 बराबर ये वोल्टेज इसके बराबर होगा, बराबर LdIdt। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है LdIdt, L dIA/dt, क्योंकि एनोड करंट इसमें फ्लो हो रही है। यहां से अगर आप निकालो D2 को इधर भेज दो, L को इधर भेज दो, तो dIA आपका क्या हो जाएगा dIA, L नीचे आ गया VS/L, VS/L नीचे आ गया और dt ऊपर चला गया, ये dIA बराबर हो गया VS/dt/L। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये इससे कैंसिल, तो एनोड करंट किसके बराबर हो जाएगा, VS/L कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचा dt, तो ये इससे कैंसिल, तो एक तरीके से ये बचा केवल आपका IA बराबर VS/L इंटू T, IA बराबर VS/L इंटू T। अब अगर आप जस्ट ऑन करना चाह रहे हो तो एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर होगी तभी तो ऑन होगा, तो IA को लिख दो IL, और IL कितना दे रखा है 100 मिली एम्पियर, तो इसको लिख दो 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, अभी एम्पियर में हो जाएगा, 100 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो 100 इंटू 10⁻³ अभी एम्पियर में हो गया। VS कितना है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कितना है 100, L क्या है इसका इंडक्टेंस कितना दे रखा है 10 हेनरी, इंटू T इज द टाइम, ठीक है। व्हाट इज मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड, मिनिमम T की जगह पे अगर T मिनिमम रखोगे आप तभी आपका IL के बराबर होगा, मींस
एनोड करंट जस्ट लैचिंग करंट के बराबर होगी तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। तो टी मिनिमम के बराबर ही रखना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा रखोगे तो भी ऑन ही होगा, बट मैं बस तो मिनिमम निकालना चाह रहा हूं। तो टी की जगह पे टी मिनिमम रख दो। मिनिमम कितने टाइम तक गेट करंट दिया जाए। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा, ये 10 इधर चला गया, 10⁻⁻2 एम्पियर, 10⁻⁻2 सेकेंड। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? सब सही है ना? 10⁻³ 10, 10⁻⁻2 सेकेंड, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर से देखो, कोई दिक्कत है कैलकुलेशन मिस्टेक तो बताओ। IA बराबर IL रखना था हमको, ठीक है। VS बराबर LdI/dt, इसको रहने दिया VS × dt अपान L बराबर DI, ये कट गया। IA बराबर VS/L गया, ये हो गया dt, t VS/L t। हमें निकालना है t क्या होगा। IA हमने कितना रख दिया, 100 मिली एम्पियर था, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कर दिया, तो 10⁻³ VS है 100 और L इंडक्टेंस है 10, टी मिनिमम रख दिया। 100 से 100 कैंसिल, इधर जाएगा टी, 10⁻⁻2 सेकेंड आएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शन लिखने में गलती हुई है। एक ऑप्शन डाल दो, 10⁻⁻2 सेकेंड, ठीक है, ये डी है, 10⁻⁻2 सेकेंड। यानी गेट करंट जो आप दोगे, ऐसे गेट करंट जो दे रहे हो आप, वो 10⁻⁻2 सेकेंड तक दोगे आप। इतने सेकेंड तक जैसे ही दोगे, आपकी एनोड करंट जंप करके अब बढ़ करके लैचिंग करंट के बराबर हो जाएगी, 100 मिली एम्पियर की, थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसका तरीका है, कॉन्सेप्ट देख लो आप। हमने कुछ नहीं किया, थायरिस्टर एक बार ऑन हो गया तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये वोल्टेज बराबर इसके, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, LdI/dt, LdI/dt, I के जगह पे IA कर दिया जो करंट एनोड करंट थी, और VS कर दिया, बस उसके बाद इंटीग्रेट करके मैनेज कर दिया। या अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और सिंपल बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है सर क्या इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट, तो यहाँ तक लिखना आप, कोई दिक्कत। VS बराबर LdI/dt। अब मैं बता रहा हूँ, आप VS बराबर L DI/dt को D को हटा दो, केवल IA लिख दो, एनोड करंट, dt को केवल T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कर सकते हो। dIA/dt, D को छोड़ो, IA/T लिख दो, केवल IA एनोड करंट, T टाइम। अब यहां से हमको टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा L × IA अपान VS। टाइम ही तो निकालना, टाइम क्या हो जाएगा, L × IA अपान VS। L कितना है, इंडक्टेंस 10 हेनरी, IA कितना है, एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर होगी 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दोगे 10⁻⁻3, और VS क्या है, सप्लाई वोल्टेज 100, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 सेकेंड। ऐसे कर लो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बट D को गायब कर दो, D को हटाने के लिए मैंने इंटीग्रेशन वगैरह किया, ऐसे कर लो, IA अपान T, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। निशांत अग्रवाल बोल रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। निशांत, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। पढ़ लेना निखिल, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वैसे सिलेबस में ज़्यादा रहता नहीं, बट क्वेश्चन आ सकता है जनरल, तो पढ़ लेना। सवा का कहना है हाउ टू कैलकुलेट ड्यूटी साइकिल, वो तो जब आगे चोपर वगैरह आप पढ़ते हो तो वहां पे समझ में आता है, ड्यूटी साइकिल दैट इज T ऑन अपान T, ठीक है।
वो जो आप और ज़्यादा आगे जाओगे तो आएगा, ड्यूटी साइकिल वगैरह। ये न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया? तो इसी के साथ आज की इस क्लास का मैं समापन करूंगा। और बोलो, आप लोगों को कुछ कहना है तो? तो ये थी आज की कहानी। हमारी आपसे मुलाकात फिर कल होगी, ठीक है। जो लोग एसएससी जेई या यूपीपीसीएल जेई वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करिए, अनअकैडमी ऐप को, एसएससी कैटेगरी में जाइए और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप में तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो RK11 कोड आपको यूज करना है। यूज दिस कोड, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% आल्सो, ठीक है। तो RK11 आपका यूनिवर्सल कोड है, इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, इससे आप स्पेशल क्लासेज भी देख सकते हो और RK11 ही टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। सर्च RK11, यू विल गेट इट। तो जितना हो पाया आज 2 घंटे में जो कंटेंट उसको कवर कराने की कोशिश की गई कि इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल है कि आपकी एनोड करंट जस्ट लैचिंग के बराबर की है और T बराबर T मिनिमम कर दिया है। यानी अगर आप जस्ट सिलेक्शन पाना चाहते हो, जस्ट सिलेक्शन, तो आपके द्वारा पाया गया नंबर कट ऑफ नंबर के बराबर होना चाहिए। आपके द्वारा पाया गया नंबर कट ऑफ नंबर के बराबर होना चाहिए। उससे ज्यादा पे भी आपका सिलेक्शन होगा बट मिनिमम कट ऑफ पे आपको पाना चाहिए। ठीक है। अगली क्लास हमारी आपको कल मिलेगी शाम को। एक तो 5 से 6 होगी और दूसरी होगी रात में 10 बजे कल।